नमस्कार, लर्निंग मंत्रा के अभ्यास सीरीज़ में आपका स्वागत है। भूगोल अभ्यास सीरीज़ में हमारा आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध स्थलीय ग्रह कहलाते हैं। दूसरा कथन है, बुध ग्रह में वायुमंडल काफ़ी सघन होते हैं। और तीसरा कथन है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो पहले कथन के बारे में हम लोग अगर चर्चा करें तो सौर मंडल के कुल 8 ग्रहों में से पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध को आंतरिक ग्रह कहते हैं। और इसके साथ साथ में इसको हम लोग स्थलीय ग्रह भी कहते हैं, यानी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है। तो इस तरह से आपका जो पहला वाला कथन है वो सही है। अब एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली और है कि पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्यों कहते हैं। तो इसका सीधा कारण है कि पृथ्वी के समान ही सघन और चट्टानी सतह है इन सभी ग्रहों का, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्थलीय ग्रह के रूप में जानते हैं। तो पहला कथन आपका सही हो गया। अब दूसरे कथन की बात करें तो बुध ग्रह में वायुमंडल काफ़ी सघन होता है, ये सही है कि नहीं है। तो आप जानते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में बुध ग्रह अवस्थित है और इसको भी हम क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रहों के रूप में जानते हैं। बुध ग्रह पर वायुमंडल का अभाव पाया जाता है, इस कारण यहाँ दिन का तापमान काफ़ी ज़्यादा और रात का तापमान काफ़ी कम होता है, रातें बर्फीली होती हैं और इसी कारण यहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाता है। तो दूसरा वाला कथन भी आपका सही होगा। तीसरे कथन की बात करें तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ये सही है कि नहीं है। तो ये पूरी तरह से सही है कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन की संज्ञा दी जाती है। कारण क्या है कि शुक्र का आकार, द्रव्यमान और घनत्व ये सभी करीब करीब पृथ्वी के ही समान है, इसलिए हम लोग इसको पृथ्वी की बहन की संज्ञा देते हैं। वहीं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को जोवियन ग्रह के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी की तुलना में काफ़ी बड़े हैं और बृहस्पति के समान गैसीय प्रकृति के होते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बृहस्पति के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। और दूसरा कथन है, बुध और शुक्र के कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इनमें आपको सही जवाब देना है, कौन सा जवाब आपका सही होगा, कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो सही जवाब की अगर हम लोग बात करें कि पहले कथन पर अगर नज़र डालें, बृहस्पति के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है ये वर्तमान में अब क्या है, ये गलत हो चुका है। अब इसमें बृहस्पति नहीं बल्कि अब शनि है, सैटर्न है सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह। चूँकि हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के माइनर प्लैनेट सेंटर ने शनि के आसपास 20 नए उपग्रहों की खोज किया है और इन 20 में से 17 ऐसे हैं जो शनि के घूमने की के उल्टी दिशा में घूमते हैं, जबकि 3 उपग्रह ऐसे हैं जो उसके घूमने की दिशा के अनुरूप ही घूमते हैं। इस तरह से आपका यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि बुध और शुक्र के कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, तो ये वाला कथन आपका बिल्कुल सही है कि इसके कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका सही है। तो आपका ओवरऑल जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी वाला, इसमें केवल दूसरा वाला सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस की मात्रा 90 से 95% तक है। दूसरा कथन है, आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह की सतह लाल दिखाई देती है। तीसरा कथन है, शनि ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं। तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, यानी कि आपका 2 और 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा, 2 और 3। अब इसमें पहला वाला सही क्यों नहीं है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि 2 और 3 आपका सही है, यानी कि आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह की सतह लाल दिखाई देती है। ये आप ध्यान रखेंगे किसकी वजह से। सवाल आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है किसके कारण, तो आंसर होगा आपका आयरन ऑक्साइड के कारण।
जो तीसरा कथन है कि शनि ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें पाई जाती हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन अब आपको जो पहला वाला स्टेटमेंट है कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस की मात्रा 90 से 95% है, तो शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, न कि मीथेन की, ध्यान यहाँ रखना है कि न कि मीथेन की, बल्कि किसकी मात्रा ज़्यादा है, तो वो मात्रा है CO2 की। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 90 टू 95% होती है शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। इसलिए आपका यहाँ पर दूसरा और तीसरा वाला कथन सही है, लेकिन पहला वाला कथन आपका गलत है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से बृहस्पति के विशिष्ट लक्षण क्या हैं? यानी कि बृहस्पति ग्रह के कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? क्या इसमें वित्तीय प्रकाश यानी कि सर्कुलर लाइट होती है? क्या इसमें अंधेरी पट्टी यानी डार्क बैंड होता है? और 12 उपग्रहों द्वारा वृत्तीय रूप में घिरा होना, ये किसकी विशेषता है? बृहस्पति ग्रह की है या नहीं है? यही आपको सही जवाब में बताना है। तो आंसर आपका इसमें जो होगा वो हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि 1, 2 और 3, ये तीनों सही हैं। वित्तीय प्रकाश यानी कि सर्कुलर लाइट, अंधेरी पट्टी यानी कि डार्क बैंड और 12 उपग्रहों वाला वृत्तीय रूप से घिरे रहना बृहस्पति की ये अद्वितीय विशेषता है। बृहस्पति की ये विशेषताएं उसे अन्य ग्रहों से अलग करती हैं। और यहाँ पर आप जानते हैं कि शनि में 3 वलय होते हैं और यह 9 उपग्रहों द्वारा घिरा रहता है। शनि की तरह ही अरुण के चारों ओर 5 वलय पाए जाते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें, कभी कभी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अरुण को लेटा ग्रह कहा जाता है। यानी कि अगर सवाल पूछा जाए कि किस ग्रह को लेटा ग्रह कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका अरुण को लेटा ग्रह कहा जाता है। तो इस तरह से आपका इसमें जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि 1, 2 और 3 यहाँ पर सही हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सुपर मून पृथ्वी से चंद्रमा की निकटता है। यानी कि सुपर मून की घटना जो होती है, ये कह रहे हैं कि पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की निकटता है। दूसरा कथन है, ब्लू मून का तात्पर्य पृथ्वी द्वारा चंद्रमा के प्रकाशित भाग से है। और तीसरा जो है ब्लड मून, इसका तात्पर्य क्या होता है? ब्लड मून का तात्पर्य लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों में से होता है। तो इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा कथन इसमें आपका सही होना चाहिए। आंसर इसमें हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, यानी कि 1 और 3। अभी हाल ही में आपने देखा था 26 तारीख को, तो उसमें देखा गया था कि ब्लड मून की तरह ही यहाँ पर इस बार का जो चंद्र ग्रहण लगा था वो दिख रहा था। तो इसमें आपका आंसर जो है वो हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि 1 और 3 यहाँ पर सही है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। अब यहाँ पर बात थोड़ी सी समझने वाली है कि चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करते हुए एक ऐसी स्थिति से गुजरती है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें कि किस तरह से होता है, मान लीजिए कि ये हो गया चंद्रमा, ये हो गया मान लीजिए पृथ्वी। अब इसी के साथ में अगर हम लोग यहाँ पर देख लें कि ये है चंद्रमा, अब ये क्या करेगा कि इसी तरह से ये घूमता हुआ इसके किनारे से आगे बढ़ेगा। अब घूमते हुए जब ये आगे बढ़ेगा, अब ये वाला जो है चंद्रमा, ये इसके किनारे किनारे घूमेगा। अब एक ऐसी स्थिति आती है कि जब इनके बीच की दूरी न्यूनतम होती है। अब दूरी न्यूनतम क्यों होती है? चूँकि इनके बीच का जो पाथ होता है वो इलिप्टिकल होता है, यानी कि वलयाकार होता है। इस वजह से क्या होता है कि इनमें एक बार ज़्यादा दूरी और एक बार कम दूरी हो जाती है। तो इसलिए इनके बीच में, जब इनके बीच की दूरी न्यूनतम होती है, तब उस स्थिति को हम सुपर मून या इसको पेरिजी फुल मून कहते हैं। अब यहाँ पर सुपर मून का जो मतलब है वो पृथ्वी से चंद्रमा की निकटता होती है। इसलिए आपका जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से सही है। दूसरा वाला जो कथन है ब्लू मून, जब एक ही कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं, ध्यान रखिएगा, जब एक ही कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा होती हैं
तो दूसरी पूर्णिमा का जो चाँद होता है उसको हम ब्लू मून कहते हैं, न कि ब्लू मून का तात्पर्य यहाँ जो स्टेटमेंट में बताया गया है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि ब्लू मून का तात्पर्य पृथ्वी द्वारा चंद्रमा के प्रकाशित भाग को कहा जाता है। ऐसा नहीं होता है। जब एक ही कैलेंडर में 2 पूर्णिमाएँ हो जाती हैं, तो दूसरी वाली जो पूर्णिमा होती है, उस दिन जो चाँद निकलता है, उसको हम ब्लू मून कहते हैं। अब बात करते हैं ब्लड मून की। लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों को ब्लड मून या डेट्रॉड कहा जाता है। इसको आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। इसको एक और नाम दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं टेड्रॉड। इसको क्या कहा जाता है? टेड्रॉड कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेड्रॉड कहते हैं। लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों को ब्लड मून या टेड्रॉड कहा जाता है। पृथ्वी जब चंद्रमा पर अपनी पूर्ण छाया डालती है, तब पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है और इस क्रम में चंद्रमा का रंग लाल होता है। इसी कारण हम इसको क्या कहते हैं? ब्लड मून कहते हैं। तो इस तरह से आपका सारी चीज़ें क्लियर हैं। आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो बी वाला होगा, यानी कि 1 और 3 आपका सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उल्कास में एक खगोलीय पिंड है जो चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। दूसरा कथन है कि उल्कास में पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व वायुमंडल में जलकर राख हो जाते हैं। इसमें से आपको दोनों कथनों पर ध्यान देना है, सही जवाब आपको बताना है। तो सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आप एक बार देख लें कि कौन सा इसमें सही होगा। आपके अनुसार आंसर आप अपनी कॉपी में लगा लीजिए। अब इसमें सही जवाब देखेंगे तो पहले हम लोग इसकी बातों को ही समझते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर लगाते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इसमें उल्कास में यानी कि मेट्रॉइड और एक है उल्कापिंड यानी कि मेट्रॉइड्स हैं। एक है मेट्योर और एक है मेट्रॉइड्स यानी कि उल्कास्म और उल्कापिंड। ये दोनों जो हैं वो धूल और गैस से निर्मित सूक्ष्म ब्रह्मांडी कण होते हैं। जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है अर्थ का। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण तीव्र गति से नीचे की ओर गिरते हैं। पृथ्वी अपनी ओर इनको खींचती है। जब यह कण वायुमंडलीय घर्षण पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, अब इसको जरा ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई ये एक उल्कापिंड है। अब ये उल्कापिंड यहाँ यानी कि अर्थ पर आ रहा है। अब जब अर्थ पर आने लगेगा तो ये पृथ्वी जो है वो अपनी ओर इसको खींचेगी, गुरुत्वाकर्षण लगाएगी। लेकिन जैसे ही इसके एटमॉस्फेयर में पहुंचेगा, ये इसका अपोज करेगा, इसका विरोध करेगा, जिससे क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और ये क्या होंगे कि जलने लगते हैं, पूर्णतः जल जाते हैं। तब इसको हम क्या कहते हैं, उल्कास्म कहते हैं। लेकिन जब ये वायुमंडल में पूर्णतः नहीं जल पाते हैं, तब उसी को हम क्या कहते हैं, उल्कापिंड कहते हैं। तो उल्कास्म और उल्कापिंड दोनों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। बात ऐसे अगर आप समझें कि दोनों एक ही हैं, अगर पूरी तरह से जलकर खाक हो जाएं तब उसको हम उल्कास्म कहेंगे, और जब पूरी तरह से जलकर यानी उल्का का एक अंश है उल्कास्म कहा जाता है। और अगर पूरी तरह से उल्का नीचे आ जाए यानी कि पूरी तरह से जल ना पाए, धरातल पर गिर जाए, तब उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उल्कापिंड कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। दोनों आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। न तो कथन 1 सही है और न ही कथन 2 सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सत्य है। पहला कथन है, पुच्छल तारे यानी कि कॉमेट्स सूर्य के चारों ओर अनियमित कक्षा में घूमते हैं। दूसरा कथन है कि पुच्छल तारे सामान्यावस्था में बिना पूंछ के होते हैं। तीसरा कथन है, कुछ पुच्छल तारे लंबे समयांतराल पर दिखाई देते हैं। अब आपको यहाँ पर कूट की सहायता से अपने जवाब को देना है, कौन सा कथन इसमें से आपका सही हो जाएगा। कॉपी पर आप इसको अपने नोट करिए, कौन सा कथन आपका यहाँ पर सही होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो पहला वाला है, पुच्छल तारे सूर्य के चारों ओर अनियमित कक्षा में घूमते हैं। तो पुच्छल तारे जो होते हैं, या इनको हम धूमकेतु भी कहते हैं, कॉमेट्स को आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के मिश्रण से बने हुए पिंड होते हैं, जो कि सूर्य के सापेक्ष अनियमित यानी कि इसेंट्रिक कक्षा में घूमते हैं। तो इसलिए आपका जो ये पहला वाला स्टेटमेंट है, ये आपका सही है।
दूसरे कथन की बात करते हैं कि पुच्छल तारे सामान्यावस्था में बिना पूंछ के होते हैं। सामान्य स्थिति में इनमें कोई पूंछ नहीं होता है। पुच्छल तारा का जो शीर्ष वाला पार्ट होता है, देखिए जैसे कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। मान लीजिए कि ये है, अब इस तरह से आप इसको देखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो इधर वाला एरिया है और ये वाला इसका ये हेड होता है और ये इसकी टेल होती है। अब जो हेड वाला पार्ट है इसको हम लोग एक नाम देते हैं और वो नाम होता है कोमा। इसको हेड को क्या कहते हैं? कोमा कहते हैं। अब जो प्रारंभिक अवस्था में होगा कोई भी पुच्छल तारा, तो सामान्य स्थिति में ये पूंछ इसमें नहीं होती है, इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अब तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कुछ पुच्छल तारे लंबे समयांतराल पर दिखाई पड़ते हैं, तो इसमें लॉन्ग पीरियड कॉमेट इनको कहा जाता है। जो कुछ पुच्छल तारे जो काफ़ी समय के बाद दिखाई देते हैं, सामान्य तौर पर ये 70 से 90 वर्षों के बाद दिखाई देते हैं, तो इसलिए आपका जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है वो भी आपका सही हो जाए। अब आपके सामने ये विकल्प है, कौन सा आंसर इसमें आप लगाएंगे? तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या यहाँ पर डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3 ये तीनों कथन सही हैं। चलिए अब अगला सवाल जो है वो है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर एक से ज़्यादा कथन भी आपके सही हो सकते हैं। पहला कथन है क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में अवस्थित होते हैं। तो क्षुद्र ग्रह किसको कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में अवस्थित होते हैं, इसलिए आपका इसमें जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये सही भी है। दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है कि क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा नहीं करते हैं। तीसरा कथन है क्षुद्र ग्रहों का निर्माण ग्रहों के टूटने से होता है। तो सही जवाब आपका इसमें क्या हो जाएगा? विकल्प आपका इसमें सी वाला सही होगा, यानी कि 1 और 3 आपका सही है। मतलब कि दूसरा वाला कथन जो है वो गलत है, यानी कि क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा नहीं करते हैं। अब आपको यहाँ पर चीज़ को समझना है। पहली चीज़ हम लोग क्षुद्र ग्रह की परिभाषा समझते हैं कि क्षुद्र ग्रह की जो परिभाषा होती है, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में जितने भी छोटे छोटे आकाशीय पिंड होंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं, और ये भी सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह भी इनको कहा जाता है। इनका जो निर्माण होता है वो ग्रहों के टूटने के परिणाम स्वरूप होता है, तो इसलिए आपका जो तीसरा वाला कथन है वो सही है। इसलिए आपका विकल्प इसमें 1 और 3 यानी कि सी वाला सही होगा। अगला और आज के अभ्यास सीरीज का आखिरी सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के परिणाम स्वरूप दिन और रात होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है पृथ्वी का सूर्य के सापेक्ष परिक्रमण का परिणाम ऋतुएं एवं वर्ष होती हैं। अब इसमें आपको कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो सही जवाब इसमें अगर हम लोग देख लें, आसान सा सवाल है, तो सही जवाब इसमें जो हो जाएगा वो होगा आपका विकल्प संख्या सी, यानी कि 1 और 2 इसमें सही है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही है। अब आपको यहाँ पर समझना है कि पृथ्वी जो है वो अंतरिक्ष में 2 अलग तरह की गतियाँ करती हैं। एक को हम कहते हैं घूर्णन और दूसरे को कहते हैं परिक्रमण। घूर्णन जो होता है वो पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना होता है, जबकि परिक्रमण गति जो होती है वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना होता है। तो इस तरह से आंसर आपका जो होगा वो आपका सी वाला सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 ये दोनों कथन ही क्या हैं? सही हैं। तो आज के अभ्यास सीरीज में बस इतना ही। इन 10 सवालों में से अधिक आप सवाल और फैक्ट निकालने की कोशिश करिए। सौरमंडल से हालांकि सवाल कम पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग इसमें एक अभ्यास सीरीज और करेंगे ताकि अगर भूले भट के सवाल आपसे पूछा भी जाए तो आप उसके लिए तैयार रहें। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।